हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि आखिर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होता है इसका रियल पार्ट, क्या होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। फिर हम लोगों ने देखा था एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सीखा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस सीखा था। फिर हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज हम लोग सीखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी और Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी। हमें कैलकुलेट करना है Z1 बाई Z2। तो Z1 बाई Z2 हो जाएगा ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी। तो इसमें एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी हम डिवीजन कैलकुलेट करते हैं तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम लोग आयोटा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो आयोटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये सी प्लस आई डी है तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें सी माइनस आई डी का तो आयोटा हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर में तो करेंगे नहीं सी माइनस आई डी का मल्टीप्लाई, हम करेंगे तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे ताकि ये दोनों कट जाए और हमारी वैल्यू जस की तस रहे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है सी माइनस आई डी का इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये ए सी प्लस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या तो हम इस फार्मूले को याद कर लें या तो हम इसका एक तरीका सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल सीखते हैं कि Z1 इक्वल टू मान लेते हैं दे रखा है 1 प्लस 2i और Z2 इक्वल टू दे रखा है हमारा 1 माइनस 2i। ओके, और हमको निकालना है Z1 बाई Z2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर यानी Z2 इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस 2i। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5। और 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई के बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए, हमको पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। जब आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा तो -1 बचेगा। जब आई क्यूब करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें आई का मल्टीप्लाई करना होगा तो -i हो जाएगा। ठीक है, जब आई पावर 4 करेंगे तो आई पावर 4 जब करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, फिर -i का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग कितने भी बड़े इंटीजर हों उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि जब ये 4 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, जब हमारी वैल्यू 4 के मल्टीप्लिकेशन में होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे, जब आई पावर 16 हो जाए, आई पावर 64 हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि ये 4 के मल्टीप्लिकेशन में है। जब यह 4 के प्लस 1 के फॉर्म में हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी आई। ठीक है, जब यह 4 के प्लस 1 के फॉर्म में हो, यानी कि जब इसकी वैल्यू 17 हो जाए, आई पावर 17, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। ठीक है, आई पावर 25 तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। आई पावर 17 यानी कितना हो जाएगा, आई पावर 2 इंटू 4 प्लस 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई। ये क्या हो जाएगा, आई पावर 25 यानी आई पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई। यानी 4 के प्लस 1 के फॉर्म में हो आई का पावर तो ये हो जाएगा आई। अब जब 4 के प्लस 2 के फॉर्म में हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1। और जब 4 के प्लस 3 के फॉर्म में हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -i। एक एग्जाम्पल से और सीखते हैं। मान लेते हैं रैंडमली कोई भी वैल्यू, आई पावर दे रखा है 65। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 65 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 जा 65, यानी आई पावर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो जब रिमाइंडर 1 बचा तो ये इस फॉर्म में हो गया। तो जब रिमाइंडर 1 बच गया तो कितना हो जाएगा, आई पावर
1, तो आई पावर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी आई। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पावर ऑफ आई को। तो ये कुछ फार्मूले दे रखे हैं कि जब इंटीजर के फॉर्म में हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आई के पावर को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द स्क्वायर रूट ऑफ द निगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, फिर भी देख लेते हैं कि जब हमारा मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा हो -6, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6 दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट -6 लिखेंगे, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √-1, तब भी हमारा यही होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर √6 और -1 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है आई, अंडर रूट -1 क्या होता है आई, तो ये क्या हो जाएगा अंडर √6 आई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -5 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर √5 आई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग द स्क्वायर रूट ऑफ द निगेटिव इंटीजर निकालते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बात तो हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन होती है, उसके बीच में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैलकुलेट कैसे करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हमारा मान लेते हैं जेड इक्वल टू दे रखा है a + IB, तो जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि मॉड ऑफ जेड, ये हो जाएगा अंडर रूट a² + b², यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा मॉडुलस। एक एग्जांपल सीखते हैं, अगर जेड इक्वल टू दे रखा हो 2 + 3i, ओके, अब इसका मॉड ऑफ जेड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर यानी 4 + 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से हम लोग मॉड ऑफ जेड कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से, यानी जेड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, जेड बार पढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर जेड की वैल्यू दे रखी हो, मान लेते हैं a + IB, ओके, a + IB दे रखी है, तो जेड बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a - IB, यानी कि आयोटा को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से सीखते हैं कि अगर जेड की वैल्यू दे रखी है -2 - 3i, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जेड बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जेड बार के रियल पार्ट में कोई हमें चेंजेस नहीं करने हैं, रियल पार्ट जैसे का तैसे -2 है -2, फिर आयोटा में यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का क्या कर देंगे +3i, तो ये चेंज हो गया, हमारा क्या बन गया है, हमारा जेड बार। इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर जेड की वैल्यू दे रखा है a + IB, देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड पावर -1 से, ठीक है, इस तरीके से, या इसे लिख सकते हैं 1/z, यानी कि जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। 1/z को किस तरीके से, जेड इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर मान लेते हैं जेड की वैल्यू हमारी दे रखी है a + IB, ठीक है, तो 1/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a + IB। और हम लोगों ने सीख रखा है कि इस जो डिनोमिनेटर होता है इसमें आयोटा को नहीं रखते हैं, इसमें से आयोटा को एलिमिनेट करते हैं। तो आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a - IB डिवाइडेड बाई a - IB, ठीक है, यानी a + IB इंटू a - IB, हमें पता है क्या हो जाता है a² + b² हो जाता है। ओके, और ऊपर जस का तस यानी नॉमिनेटर में हमारा हो जाएगा a - IB हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग या तो इसको याद कर लें या इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से सीखते हैं हम लोग। अगर जेड की वैल्यू मान लेते हैं 1 + 2i दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जेड पावर -1 या 1/z क्या हो जाएगा, तो 1/z क्या हो जाएगा, इसका हम लोग कंजुगेट निकाल लेते हैं, कंजुगेट 1 - 2i, और फिर इसका मॉड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मॉड कितना हो जाता है अंडर रूट a² + b², यानी कि मॉड का स्क्वायर यानी a² + b², a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b² यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 1 - 2i डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4 और 1
वन जा वन, यानी कि कितना हो जाएगा 5। तो 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। सबसे आसान है ये कैलकुलेट करना। कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं। अगर मॉड ऑफ Z1 Z2 हो, एक ही साथ हो, तो इसको हम लोग मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल सीखते हैं। अगर मॉड ऑफ 1 प्लस आई दे रखा हो एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस 2i दे रखा हो दूसरे ब्रैकेट में, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लिख सकते हैं 1 मॉड ऑफ 1 माइनस आई एक ब्रैकेट में, और दूसरे मॉड ऑफ 1 माइनस 2i दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2i को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2 आई इंटू ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 5 2 जा 10, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 10। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन इस टाइप का देता है कि मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 हो, तो कैसे इसे लिखें? इसे भी हम लोग अलग अलग मॉड करके लिख सकते हैं। मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 इसे हम लोग लिख सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे। अगर हमारे अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हो, मान लेते हैं a प्लस आई बी दे रखा हो और डिवाइडेड बाई a प्लस आई सी दे रखा हो, ये पूरा का पूरा मॉड हो, तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। मॉड ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a प्लस आई सी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और जब मॉड ऑफ इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब तीसरा हमारा देखते हैं कि जब इसका दे रखा हो अलग से Z1 और Z2 का बार दे रखा हो एक ही साथ, तो इसे हम लोग अलग अलग लिखते हैं Z1 का बार इंटू Z2 का बार। ठीक है, यानी कि कंजुगेट अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही साथ दे रखा हो तो उसे हम लोग उसका कंजुगेट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा एक दे रखा है नोट कि अगर Z1 प्लस Z2 का एक ही साथ बार दे रखा हो तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं Z1 का बार प्लस Z2 का बार। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि Z1 प्लस Z2 का अगर दे रखा है कंजुगेट एक ही साथ, तो इसे हम लोग अलग अलग कंजुगेट निकाल के प्लस करेंगे, तब भी हमारी सेम ही वैल्यू आएगी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि Z इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, यानी Z इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। कैसे? एक एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लेते हैं Z इक्वल टू है a प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा a माइनस आई बी। तो a प्लस आई बी ये हो जाएगा Z, a माइनस आई बी ये हो जाएगा हमारा Z बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले से ही पता है ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है मॉड ऑफ Z स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ Z क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन दे रखा है उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 5i माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5i। तो यहाँ पे 5i से कट जाएगा, यहाँ पे तो हमारा बचेगा 1 आंसर माइनस 3, लेकिन हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में इसे डिनोट करना है। तो रियल पार्ट तो हमारा मिल गया है -3, लेकिन इमेजिनरी पार्ट हमें कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू आई। तो इस तरीके से हम इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन दे रखा है आई पावर 9 प्लस आई पावर 19। तो आई पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1 के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। ठीक है, आई पावर 9 को आई लिख सकते हैं, प्लस आई पावर 90 कौन से फॉर्म में है, ये हमारा है 4 इंटू 4 प्लस 3 के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस आई, ये हो जाएगा 0, लेकिन हमें तो इसे रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0। ठीक है ना, या 0 आई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तीसरा हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये 3 × 7 + 7i + i 7 + 7i। तो इस तरीके से दे रखा, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 21 + 21i। ओके, 21 + 21i, यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे 7i, फिर लिखेंगे i × i -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7। तो अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करें तो रियल पार्ट को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, तो 21 - 7 हो जाएगा 14, और यहाँ पे 21i + 7i यानी इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा +28i। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, आगे भी देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को। ये दे रखा है हमारा 1 + i का होल स्क्वायर, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको फार्मूला याद है a + b का होल स्क्वायर, तो इसे भी हम लोग जस्ट सिंपली वही वाला फार्मूला रख देंगे हम लोग। a² यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर + 2 × 1 × i। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और i का स्क्वायर यानी हो जाएगा -1, प्लस हो जाएगा ये 2i। ठीक है, 1 - 1 हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0 + 2i। तो इस तरीके से ये हो जाएगा a + ib के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। तो इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4 - 3i। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बताया है, इसके कंजुगेट को ऊपर लिखते हैं, तो 4 - 3i का कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 + 3i हो जाएगा। तो इसे हमने ऊपर लिख लिया 4 + 3i को, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका क्या कर देंगे मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हमारा ये निकल गया 4 + 3i / 25। ये हो गया हमारा a + ib के फॉर्म में। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/25 ओके + 3i/25। तो a + ib के फॉर्म में a भी हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसको देखिए सिंपली, अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा है, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिखाना आप सीख गए हैं, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल वैसा ही है, और उसी तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सीखते हैं हम लोग। देखिए, अगर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, ए मान लेते हैं ये दे रखा है x + iy, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अगर आर्गन प्लेन पे। तो आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो y एक्सिस है उसे मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस, x एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे रियल पार्ट वाले को दिखाएंगे, और इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को दिखाएंगे। तो यहाँ रियल पार्ट हमारा क्या है x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है y। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया है x और y मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसे दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द आर्गन प्लेन द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy = √x² + y² इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन टू द पॉइंट। मान लेते हैं कोई हमारा दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं x + iy है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x और y होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा क्या है ऑरिजिन है 0 और 0, ये हमारा ऑरिजिन है। तो यहाँ से ऑरिजिन से और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही होता है मॉड ऑफ z। ठीक है, यानी मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √x² + y², और यही वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन। ठीक है ना, ये होती है डिस्टेंस, ऑरिजिन और उस कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस होता है जो कॉन्जुगेट होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है हमें x + iy और x - iy का। तो देखिए x + y का iy का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कहीं आएगा, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। x - iy यानी x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा x - y।
ठीक है। और ये देखिए एक्स वाई का जो इमेज है वही है हमारा एक्स माइनस वाई है। जब इमेज की बात करें यानी कि जो इनका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये हमारा मान लेते हैं ओ है, ये पी है और ये पी डैश है, तो ओ पी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी डैश। ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी डैश होगा। यानी कि दोनों का दोनों होगा वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, x प्लस आई वाई था। तो यहाँ पे हम लोग x को दिखाते हैं r कॉस थीटा और y को दिखाते हैं r साइन थीटा से। जहाँ पे r की वैल्यू हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन टू द कोऑर्डिनेट। ठीक है, गिवन कोऑर्डिनेट। तो ऑरिजिन क्या है, 0 0, ये हमारा मान लेते हैं x और y है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी r की वैल्यू। और जब इसे रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस वाई आई वाई को, तो ये देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी कॉस थीटा और आई साइन थीटा के फॉर्म में जब लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे r को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, यानी r इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड। ठीक है, और हमारा जो थीटा है यानी कि ये वैल्यू, ये थीटा जो है ये होती है हमारी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग ARG से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सीख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे तो हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड सीखेंगे कि आर्गुमेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आर्गुमेंट क्या होता है, जो एंगल बनाता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये जो है, ये देखिए अगर यहाँ पे है तो इतना हमारा एंगल बन रहा है, और यहाँ पे है तो ये वाला एंगल बनेगा। अगर यहीं यहाँ पे है तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, यानी कि जब भी इसकी वैल्यू 0 to 2 पाई में लाई करेगी। ठीक है, तो हो सकता है इसके एक वैल्यू हो और या तो इसके 2 वैल्यू भी हो सकते हैं। देखिए जब हमारा कोऑर्डिनेट ये थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर लाई करेगा तो इसकी वैल्यू ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कौन से एंगल के बीच में लाई करता है, ये लाई करता है -पाई टू +पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो आर्गूमेंट आएगा, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी, उसकी 2 वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर ये इंटरवल नहीं दे रखा है, अगर हमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा है तब तो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालते हैं। अगर हमें इंटरवल दे रखा है, मान लेते हैं 0 to 2 पाई के बीच इंटरवल दे रखा है, तब हम जो आर्गूमेंट निकालेंगे वो 0 to 2 पाई के बीच में ही निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से सीखते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू आ गई है 3 पाई बाई 2 आ गई है, तो ये देखिए क्या -पाई टू पाई के बीच में लाई करेगा, नहीं, ये -पाई टू पाई से अलग आ रहा है। ठीक है, यानी पाई से इसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो हमको इसको -पाई टू पाई के बीच में लाने के लिए क्या करते हैं, -2 पाई से इसे माइनस कर देते हैं। तो जो ये वैल्यू आएगी ये हो जाएगी पाई बाई 2। अब ये देखिए -पाई टू पाई के बीच में लाई कर रही है, तो अब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब भी हमारी वैल्यू पाई से ज़्यादा आती है, ठीक है, या -पाई से कम आती है, तो उसे हम +2 पाई करते हैं या -2 पाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन, √3 + i। अब ये इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ये किसके इक्वल टू है, r × r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में है। अब r की वैल्यू क्यों क्या होती है, मॉड ऑफ जेड, यानी कि मॉड ऑफ जेड, यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 हो जाएगा अंडर रूट में √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 + 1 4, √4 का वैल्यू हो जाएगा 2। यानी r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए जब r की वैल्यू 2 आ गई तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं cos
थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू √3/2 प्लस आई इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब बताइए कॉस कितने एंगल का मान जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, वो होता है 30 डिग्री का। तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30 लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आ गई 30। जब थीटा की वैल्यू 30 आ गई तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं π/6, ठीक है। यानी कि जब इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2, यानी r तो बाहर ही रहेगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है π/6, तो लिखेंगे कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। तो इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देंगे पोलर फॉर्म में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आगे चलते हैं हम लोग, ये एक नोट दे रखा है, ये तो आप लोगों के CBSE बोर्ड में है नहीं, लेकिन मैंने एक अलग से नोट दे रखा है आपको। ये जब आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन IIT वगैरह के, तो उसमें सब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमारा है नोट कि r cos थीटा जो पोलर फॉर्म है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लोग r e⁻i थीटा से डिनोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। अगर नॉर्मल टाइप से जिस तरीके से हमने बता रखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तब तो ये सॉल्व होने में बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। पहले इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आई को एलिमिनेट करेंगे, फिर और सब सारी चीज़ें करेंगे, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं हम लोग, तो अब देखिए इसको जब e⁻i थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले यहाँ पे क्या है r1 e⁻ क्या हो जाएगा, i m थीटा हो जाएगा, e⁻i m थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r2 e⁻i n थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको एक सिंपल तरीका पता है, ये हो जाएगा r1/r2। जब भी e1/e2 होता है तो हम लोग e ये कर देते हैं, जो उसका पावर होता है उसको नॉमिनेटर वाले पावर में से डिनोमिनेटर वाले पावर को माइनस कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा e⁻i m-n थीटा हो जाएगा। और e⁻i m-n थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं r1/r2 इंटू क्या था, e⁻i थीटा इंटू m-n था, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग r1/r2 इंटू ब्रैकेट में cos m-n थीटा प्लस आई साइन m-n थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी r1/r2, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे cos m-n थीटा प्लस आई साइन m-n थीटा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। साइनिंग ऑफ।